दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कृषि बिल पर, जो राज्यसभा में भी 2 बिल पास हो गया है। उसको लेकर चर्चा करेंगे कि उस बिल में क्या क्या बातें कही गई हैं और उस बिल के अंदर कौन सी बातें हैं जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पक्ष में क्या तर्क हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, किसानों को इससे क्या लाभ हो रहा है और किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के, जबकि महाराष्ट्र के किसान इसके स्वागत कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और जानेंगे ये किस लिए इस बिल को लाया गया है और किसान को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बिल बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो हमारे देश में है, इसमें सुधार लाने की बात करती है। यानी जो वर्तमान समय में हमारा मौजूदा व्यवस्था है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, उसको बेहतर करने की ये बात कही गई है। इसलिए ये जो हमारे बिल हैं भारत सरकार द्वारा लाया गया है। अब ये मौजूदा व्यवस्था क्या है दोस्तों, इसके लिए थोड़ी सी इतिहास में चलते हैं, उसमें नज़र डालते हैं उसके पीछे किस तरह से ये व्यवस्था हमारे यहाँ आई। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो वितरण प्रणाली थी उस पर कुछ साहूकारों और बड़े व्यापारियों का हाथ था, जिससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता था। इससे छुटकारा पाने के लिए और कृषक को लाभ पहुंचाने के लिए एपीएमसी अधिनियम लागू किया गया। मैं कहता हूं एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये आमतौर पर एक मार्केटिंग बोर्ड है जो भारत में राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बड़े व्यापारियों के चंगुल से किसानों को छुड़ाना, ताकि वो उनके कर्ज वाले मामलों में न फंस जाए, किसान ज़्यादा कर्ज से न दब जाए। और दूसरा ये कि खेत से लेकर जो रिटेल प्राइस तक का दाम हो फसल का, वो निर्धारित हो, उचित हो। ऐसा ना हो कि 500 रुपये में खेत में बिका माल मार्केट पहुंचते पहुंचते 500 रुपये हो जाए। यानी कमेटी का मुख्य काम क्या था कि किसान को उचित मूल्य मिल पाए और जो प्राइस हो उसको नियंत्रित कर पाए। अब ये समझते हैं कि कमेटी काम कैसे करती है। दोस्तों देखिए, इस कमेटी के अंदर 10 से 20 लोग होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा या तो मनोनीत होते हैं या उनको निर्वाचित किया जाता है। ध्यान रखिए, मनोनीत ही होते हैं, निर्वाचन इनका बहुत ही कम होता है। ये कमेटी क्या करती है कि कृषि उपज से संबंधित खरीदार और वितरण गतिविधि को संचालित करने के लिए ये विभिन्न कमीशन या एजेंटों को ऑथोराइज करती है, यानी लाइसेंस देती है, ताकि वो किसानों से उसके माल को खरीद सके, उसके उत्पाद को खरीद सके। दोस्तों एपीएमसी कमेटी के अंदर बहुत सारी मंडियाँ होती हैं जिसमें ये एजेंट काम करते हैं। बट इसमें खामियां ये बताई जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने इस पर सवाल उठाया है। इसके अंदर ये बताई जा रही है कि इसमें जो खरीदार हैं वो बहुत ही कम है और किसान को मजबूरी में अपना माल इन मंडियों में बेचना पड़ता है, इसके पास कोई और ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि किसानों को मंडी तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत खर्च आता है और मंडी में बेचने पर एक तरह का फीस और सेस राज्य सरकारों को देना पड़ता है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि इस कमेटी के अंदर, इस मंडी के अंदर बहुत ही कम किसानों की पहुंच है। इस मौजूदा व्यवस्था को लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने, इसको दूर करने के लिए सरकार ने इस 3 बिल को लाया। ये बिल कौन कौन से हैं आइए उसको जानते हैं। मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम पहला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरा कौन सा है? किसान अनुबंध विधेयक यानी फार्मर ट्रेड एग्रीमेंट 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, यानी एक तरह का ये संशोधन है जो तीसरे बिल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। करते हैं विस्तार से एक एक बिल का बात करते हैं। पहला बिल है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस बिल के अंदर क्या है? इस बिल के अनुसार किसान अपनी मर्जी से कहीं भी अपनी माल को बेच सकता है, यानी मंडी की बाहर भी अब अपने माल को किसान बेच सकता है, बाउंड्री लेस ट्रेडिंग कर सकता है। इस विधेयक के तहत किसान को किसी भी तरह का अब फीस या शेष राज्य सरकार को नहीं देना पड़ेगा, जो मंडियों में पहले देना पड़ता था। इस बिल के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि ये बिल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी किसानों को, जो अपने माल को इलेक्ट्रॉनिक तौर पे, यानी एक प्लेटफॉर्म देगा जिससे किसान अपने माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच सकता है और इसी पर अपना पेमेंट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से। ये इस बिल का मुख्य बातें हैं बिल। आइए दोस्तों अब बात करते हैं किसान अनुबंध विधेयक यानी फार्मर एग्रीमेंट बिल। दोस्तों ये बिल बेसिकली इस कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मान लीजिए आप अगर धान की फसल उगाते हैं तो धान की फसल उगाने से पहले आपका व्यवसायी और आपके बीच कोई एग्रीमेंट साइन होता है कि आपको व्यवसायी इतना पैसा देगा और आप इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको सूखा या सुखाड़ है, इससे किसान को कोई मतलब नहीं होता है और वो निश्चित हो जाता है कि उसको इतना पैसे
मिलने वाला है, यानी जो बाढ़ या सुखाड़ की जो नौबत आती है उसको एक किसान को एक डर रहता है, उससे वो निजात पा लेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात फार्मर एग्रीमेंट विधेयक के अंदर करी गई है। दूसरी बात यह है कि ये मैक्सिमम कितने दिन के लिए किया जाएगा, या तो ये एक फसल सीजन के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा या मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। अगर किसी तरह की इस एग्रीमेंट के अंदर बाधा आता है, किसी तरह का कानूनी अड़चन आता है, तो इसको लेकर 3 तरह पे इसके सेटलमेंट की यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात कही गई है। पहला स्टेज है कि सुलह बोर्ड होगा, जिसमें आप जाकर अपनी बात को कह के आप सुलह करा सकते हैं, जो बात समस्याएं हैं उससे सुलह सकते हैं। अगर यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं, वहाँ पे आप बात को रखते हैं। अगर वहाँ भी अगर ये बात सही सुनी जाती है तो फिर कलेक्टर लेवल पे आपकी बात को सुनवाई होती है और वहाँ पे अपनी बात को सुनते हैं। यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात कही गई है, फार्मर ट्रेडिंग की बात कही गई है, और जो प्राइस है उसको निश्चित करने की बात पहले ही कही गई है। यानी एग्रीमेंट जब तय होगा उसमें किसान को ये बता दिया जाएगा, एक तरह का साइन जो है वो अमाउंट एग्रीमेंट के अंदर भर दिया जाएगा कि कृषि के इतने मूल्य आपको मिलेंगे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। दोस्तों एक तरह का ये संशोधन विधेयक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें संशोधन करने की बात कहती है। तो 1955 वाला अधिनियम क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो अधिनियम ये है कि कुछ आवश्यक वस्तु की सूची बनी हुई है, उसमें जो हमारे आइटम लगे हैं उस पर भारत सरकार मूल्य को नियंत्रित करती है, जितने भी उसमें आइटम हैं। लेकिन वर्तमान में जो संशोधन किया गया है उनमें से कुछ आइटम जैसे कि अनाज, दाल, तिलहन और प्याज हैं, इन पर अब भारत सरकार मूल्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। ये बात इसमें कही गई है। कुछ विशेष स्थिति को छोड़कर, कुछ विशेष स्थिति में सरकार इस मूल्य को अभी भी नियंत्रित कर सकती है, लेकिन बाकी सामान्य स्थितियों में इस पर अब मूल्य नियंत्रित भारत सरकार नहीं करेगी। अब विशेष परिस्थिति क्या है, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, या अगर एकाएक प्राइस बढ़ जाती है तो इस परिस्थितियों में भारत सरकार इनकी प्राइस को नियंत्रित कर सकती है। दोस्तों दूसरी बात ये कही गई है कि जो हमारे उपभोग के आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे अनाज था, तेल थे, प्याज थे, आलू थे, इस तरह के जो आवश्यक वस्तु थे जो हम उपभोग करते थे, उसके स्टॉक लिमिट हटा देने की बात कही गई है। जो इसमें संशोधन किया गया है, इसके बाद स्टॉक लिमिट को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, ये बात कही गई है। जबकि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 के तहत सरकार के पास ये पावर था कि वो स्टॉक लिमिट को यानी जमाखोरी को नियंत्रित कर सकती थी, जब कभी रेट बढ़ने पे, जब भी सरकार चाहे तब भी। लेकिन जो संशोधन हुए हैं 2020 के अंतर्गत इस 1955 अधिनियम में, इसके अंतर्गत सरकार अब जमाखोरी को नियंत्रित नहीं कर सकती, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर कही गई है। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि इसको करने से यानी स्टॉक लिमिट हटाने से FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को कीमत ज़्यादा मिल पाएगा और लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा। ये बातें कही जा रही है। तो दोस्तों ये बिल थे जो मैंने आपको बताया, जो 3 बिल थे जो संसद में पास किए गए हैं, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए जानते हैं कि इसके पक्ष में यानी सरकार और सरकार के सपोर्टर जिस बिल के सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या तर्क है, और जो विपक्ष में है उनका क्या तर्क है, यानी फार्मर और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या तर्क है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके पक्ष में सरकार और सरकार के जो सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को, उनका क्या तर्क है। इनका सबसे पहला तर्क ये है दोस्तों कि इस बिल के अंतर्गत अब किसानों को विकल्प नया मिलेंगे और बाहर के लोग यानी APMC जो मंडी है उसके बाहर भी जाकर जो किसान है वो माल बेच सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी यानी खरीदार ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से किसानों को माल जो है वो ज़्यादा कीमत पर बेचेगा और जो किसान है वो ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि उपज पर बेचने पर आने वाली लागत जो है किसानों को वो कम हो जाएगी। इसका मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्च आता था मंडियों तक ले जाने में किसानों को, वो अब नहीं आएगा, उससे अब किसानों को बचत होगी। तीसरी बात ये कही जा रही है कि फीस और सेस जो राज्य सरकार को मंडियों में जाने पर देना पड़ता था उसको अब नहीं देना पड़ेगा, वहाँ से भी किसानों की बचत होगी। चौथी बात ये कही जा रही है कि किसान अगर दूसरे स्टेट में कहीं सूखा पड़ा हो और अपने स्टेट में कहीं उसके ज़्यादा फसल हुए हों, तो जहाँ पे सूखे पड़े हैं अमूमन वहाँ पे मूल्य जो है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी किसान अब अपने माल को बेच सकता है, यानी इस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने से किसान के पास तकनीक तौर पे ज़्यादा विकास होगा, यानी जो कंपनियां हैं जो फार्म है जो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो किसान को नई तकनीक ला के देंगी ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो सके और इससे किसान को लाभ होगा, वो नई तकनीक को सीख पाएगा। पांचवी बात ये कही जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत कि किसान को
जो एक जोखिम होता था कि बाढ़ आएगा या सुखाड़ आएगा, उसका फसल होगा या नहीं होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा ये जो जोखिम जो होता था किसानों को, ये खत्म हो जाएगा और इस तरह से किसानों को लाभ पहुंचेगा। छठी बात ये कही जा रही है कि एफडीआई आने से, जैसे मैंने आपको बताया कि एफडीआई आने से जो मजदूर हैं उनको जॉब ज़्यादा मिल पाएगी, यानी बाहर की कंपनियां जब आएंगी तो लोगों को जॉब ज़्यादा मिल पाएगी और जॉब क्रिएशन का काम होगा। तो ये जो कुछ 6-7 पॉइंट हैं, 6-7 तर्क हैं जो दिए जा रहे हैं किसान सरकार की तरफ से और जो इस बिल के समर्थन कर रहे हैं उनके तरफ से। आइए अब बात करते हैं इसके विपक्ष में, यानी फार्मर और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल के, उनका क्या तर्क है। उनका सबसे पहला तर्क है कि सरकार इसके द्वारा एमएसपी को खत्म करना चाहती है, यानी उनका कहना यह है कि जब सरकार एमएसपी देना चाहती है तो उस बिल के अंदर एमएसपी को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि एपीएमसी मंडी को खत्म करके कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में कृषि को देना चाहती है सरकार, जैसा कि और सेक्टर में दबदबा है उनका। तीसरा ये कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के राजस्व का नुकसान होगा, यानी पहले जो मंडी में बेचने पर जो किसानों को कुछ 1 या 2% का राज्य सरकार को देना पड़ता था, यानी हजारों करोड़ का राज्य सरकार का जो राजस्व आता था उससे, उसका नुकसान अब होगा। कि हमारे देश में 6% जो किसान है वही एपीएमसी मंडी के अंदर अपना अनाज बेचता है, बाकी 94% किसान जो है वो बाहर बेचता है। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि 94% किसान का भला आज तक क्यों नहीं हुआ, जबकि वो मंडी के बाहर ही अपना सामान बेचते हैं। पांचवी तर्क ये दिया जा रहा है दोस्तों कि बिहार में 2006 में ही एपीएमसी मंडी को खत्म कर दिया गया है और मार्केट को लिबरलाइज कर दिया गया है। तो बिहार में एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हालत क्यों इतने बदतर हैं और वहाँ से 2006 के बाद माइग्रेशन बढ़े हैं, यानी कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो और देश में सुधार कैसे हो जाएगा। और इसके अलावा एक और तर्क दिया जा रहा है कि ये जो लिबरलाइज करने की बात है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, उसके अंतर्गत यूरोपीय कुछ देश हैं वो लिबरलाइज बहुत पहले ही कर दिए हैं, जबकि वहाँ पे किसानों की हालत सुधरी नहीं है बल्कि पहले से खराब हुई है। तो भारत में ये कैसे सही साबित होगा, यानी यूरोपीय कंट्री में जब सक्सेस ये मॉडल नहीं हुआ तो भारत के अंदर ये मॉडल सक्सेस कैसे हुआ। तो ये सारी बातें दोस्तों कही जा रही हैं हमारी इन 3 बिल के बारे में। पक्ष और विपक्ष में मैंने आपको बताया क्या तर्क दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और 3 बिल के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।